हामिद अंसारी, पूर्व उपराष्ट्रपति, वर्ष 2007 से 2017 तक, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, वर्ष 1993 से 1995 तक, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी और कई देशों में भारत के राजदूत रहे। लेकिन हामिद अंसारी ने जब भी मुंह खोला, उनके अंदर भरा देश विरोधी जहर थोड़ा थोड़ा छलककर बाहर आ गया। कभी किताब के माध्यम से तो कभी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए। लोग आश्चर्य करते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी देश के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर रहा। जब सेवानिवृत्ति के बाद ये हाल है तो हामिद अंसारी तब क्या करते रहे होंगे जब वो कुर्सी पर थे? इस प्रश्न का कुछ उत्तर मिलता है इस पुस्तक में, जिसका नाम है मिशन R&AW। इसे लिखा है भारत की सर्वोच्च गुप्तचर सेवा रॉ के पूर्व अधिकारी RK यादव ने। पुस्तक में जो दावे किए गए हैं उनसे पता चलता है कि ये व्यक्ति केवल कट्टरपंथी ही नहीं बल्कि भारत देश के प्रति दुर्भावना भी रखता था। ये रहस्य है कि ये सारे तथ्य जानने के बाद भी सोनिया गांधी की पसंद पर वर्ष 2007 में हामिद अंसारी को देश का उपराष्ट्रपति कैसे बना दिया गया? RK यादव ने अपनी पुस्तक में उस घटना का वर्णन किया है जब हामिद अंसारी वर्ष 1990 से 1992 के बीच ईरान में भारत के राजदूत थे। उन्होंने लिखा है कि कैसे ईरान में हामिद अंसारी के राजदूत रहते वहां काम कर रहे भारतीय गुप्तचरों और उनके सूत्रों पर संकट खड़ा हो गया था। यादव ने किताब में कपूर नाम के रॉ के एक जासूस की कहानी बताई है। कपूर को ईरान की खुफिया एजेंसी ने अगवा कर लिया था। उसे कहां ले जाया गया, इस बारे में भारतीय दूतावास को कोई सूचना नहीं दी गई। 3 दिन तक ईरानी एजेंसी ने कपूर को अमानवीय यातनाएं दी और फिर मरने के लिए एक खाली स्थान पर फेंक दिया। एक राजदूत के रूप में हामिद अंसारी का काम था कि वे इस घटना पर ईरान सरकार से औपचारिक विरोध दर्ज कराते। भारतीय दूतावास के कर्मचारी बहुत क्षुब्ध थे। इसी दौरान एक और रॉ एजेंट को अगवा कर लिया गया जिसका नाम माथुर था। वो 2 दिन तक गायब रहा, लेकिन हामिद अंसारी ने चुप्पी साधे रखी। हामिद अंसारी के रहस्यमय रवैये से तेहरान में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों का धैर्य टूटने लगा था। एजेंट माथुर की पत्नी और दूतावास के बाकी स्टाफ के परिजनों ने हामिद अंसारी से मिलने का समय मांगा, लेकिन उन्होंने मिलने से भी मना कर दिया। इसके बाद 30 महिलाओं के समूह ने हामिद अंसारी के कक्ष पर धावा बोल दिया और उनका घेराव किया। मांग केवल इतनी थी कि हमलों के विषय में ईरान सरकार से औपचारिक विरोध व्यक्त किया जाए। हामिद अंसारी का ये विचित्र रूप देखकर ईरान में सक्रिय रॉ के अन्य अधिकारियों ने दिल्ली में अपने हेडक्वार्टर और उन दिनों विपक्ष के नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी से संपर्क किया। इसके बाद जाकर विदेश मंत्रालय सक्रिय हुआ। कुछ घंटों के अंदर ही माथुर को छोड़ दिया गया। पता चला कि 2 दिन से उसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा था। कपूर और माथुर दोनों ही भारतीय दूतावास के कर्मचारी थे। भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ ईरान में अपने जासूस इसलिए भेजती है ताकि वो वहां रहकर पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रख सकें। ईरान और पाकिस्तान की सीमा आपस में लगी हुई है। माथुर नाम के जिस जासूस को पकड़ा गया था वो तेहरान में कश्मीरी आतंकवादियों के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ करने वाला था। वो अपनी खुफिया सूचनाएं नियमित रूप से भारत भेजता था। राजदूत के रूप में इसकी जानकारी हामिद अंसारी के पास भी रहती थी। RK यादव की किताब के अनुसार हामिद अंसारी को माथुर के कुछ इनपुट्स पर आपत्ति थी। जिस दिन माथुर को ईरानी एजेंसियों ने अगवा किया, उस दिन हामिद अंसारी ने एक रूटीन रिपोर्ट दिल्ली भेजी। कहा कि माथुर गायब है, लेकिन इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की। RK यादव के अनुसार तेहरान से रॉ के अधिकारी NK सूद ने दिल्ली में उनके पास फोन किया और पूरे घटना की जानकारी दी। अगले दिन
यादव ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की। वाजपेयी ने तब के प्रधानमंत्री नरसिंह राव से मिलकर उन्हें घटना की जानकारी दी। इस पर नरसिंह राव ने तेजी से कार्रवाई की और माथुर को ईरानी अफसरों ने फौरन छोड़ दिया। इसके बाद माथुर को वापस दिल्ली बुला लिया गया। दोनों जासूसों के इनपुट्स के आधार पर रॉ के एक सीनियर अफसर को जांच के लिए तेहरान भेजा गया। उसने रॉ के सचिव को सौंपी रिपोर्ट में बताया कि हामिद अंसारी का रवैया संदेहास्पद है। आर.के. यादव ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कुछ दिन बाद ही तेहरान में भारतीय दूतावास के सुरक्षा अधिकारी मोहम्मद उमर से ईरान की खुफिया एजेंसी ने संपर्क किया और अपने लिए काम करने का ऑफर दिया। उमर ने इसे अस्वीकार कर दिया और प्रोटोकॉल के अनुरूप राजदूत हामिद अंसारी को औपचारिक जानकारी दे दी। कुछ दिन के अंदर ही मोहम्मद उमर को अगवा कर लिया गया। उसे बुरी तरह मारा पीटा गया और तेहरान के एक बाहरी इलाके में फेंक दिया गया। इस बार भी हामिद अंसारी ने ईरान के अधिकारियों से कोई विरोध दर्ज नहीं करवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने दूतावास के कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वो इस बारे में मुंह बंद रखें। जब बुरी तरह से घायल मोहम्मद उमर को दूतावास लाया गया तो हामिद अंसारी ने उनको भारत वापस भेजने की कोशिश शुरू कर दी। इस पर रॉ के बाकी ऑपरेटिव्स ने विरोध दर्ज कराया। वहां पर रॉ के स्टेशन चीफ वेणुगोपाल ने राजदूत हामिद अंसारी का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तो क्या हामिद अंसारी भारत के साथ गद्दारी कर रहे थे? इस प्रश्न का उत्तर भी इसी पुस्तक में मिलता है। इसके अनुसार हामिद अंसारी के ईरान सरकार के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे। फिर भी उन्होंने अपने अंतर्गत काम करने वालों के अपहरण और उनकी प्रताड़ना पर कभी औपचारिक विरोध व्यक्त नहीं किया। रॉ के पूर्व अधिकारी आर.के. यादव ने इस पुस्तक में घटनाक्रम का केवल वर्णन किया है। उन्होंने हामिद अंसारी की भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन समझने वालों के लिए पर्याप्त है कि हामिद अंसारी वास्तव में क्या कर रहे थे। क्या ये संदेह पैदा नहीं होता कि गुप्तचरों को पकड़वाने का काम कोई और नहीं बल्कि भारतीय राजदूत ही कर रहा था? ईरान में सक्रिय भारतीय जासूसों की रुचि ईरान में नहीं, पाकिस्तान की गतिविधियों में होती है। ये बात ईरान के अधिकारी भी अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी एक के बाद एक भारतीय एजेंटों का वहां पकड़ा जाना ये बताता है कि कोई अंदर का व्यक्ति पाकिस्तान के हितों को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहा था। वो घर का भेदी कौन था कहने की आवश्यकता नहीं है। हामिद अंसारी ने उपराष्ट्रपति रहते हुए जो काम किए वो कहीं से भी सामान्य नहीं कहे जा सकते। राज्यसभा के सभापति के रूप में वे कभी निष्पक्ष नहीं रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राज्यसभा टीवी को जिहादियों और शहरी नक्सलियों का अड्डा बना दिया था। अपने कार्यकाल के अंतिम दिन एक साक्षात्कार में उन्होंने कह दिया कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। हामिद अंसारी ने मुसलमानों के लिए अलग शरिया अदालतों का भी समर्थन किया था। वे केरल के इस्लामी कट्टरपंथी संगठन पीएफआई के कार्यक्रमों में भी जाते रहे हैं। पीएफआई पर आतंकी हमलों के भी आरोप हैं। वर्ष 2019 में रॉ के पूर्व अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर हामिद अंसारी की भूमिका की जांच कराने और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का अनुरोध भी किया था। राज्यसभा में हामिद अंसारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदाई भाषण देश कभी भूल नहीं सकता। एक प्रधानमंत्री के रूप में निश्चित रूप से उनके पास हामिद अंसारी के कुकर्मों की पूरी सूची होगी। इसीलिए उन्होंने जाते जाते हामिद अंसारी को आईना भी दिखा दिया। आप उस परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं जिनके पूर्वजों का सार्वजनिक जीवन में विशेष करके
कांग्रेस के जीवन के साथ और कभी खिलाफत मूवमेंट के साथ भी काफ़ी कुछ सक्रियता रही। वहाँ से रिटायर होने के बाद भी ज़्यादातर काम वहीं रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। लेकिन ये 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। तो मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। हामिद अंसारी का चरित्र पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि पढ़ा लिखा शांति दूत देश के प्रति निष्ठावान होता है। हामिद अंसारी को देश ने भले ही इतना कुछ दिया, लेकिन उन्होंने बार बार देश की पीठ में छुरा घोंपा। हामिद अंसारी पहले नहीं थे, उनसे पहले भी मजहबी नेताओं का यही चरित्र रहा था। ये हामिद अंसारी का दुर्भाग्य था कि उनकी पोल पट्टी खुल गई। साथ ही ये सौभाग्य भी है कि उनको कोई सजा नहीं हुई। कोई और देश होता फांसी पर टांग दिए जाते या काल कोठरी में सड़ा दिए गए होते।